रोम एक दिन में नहीं बना था, ये कहावत तो शायद सबने सुनी होगी। लेकिन सोचिए, जिस सुपर पावर ने लगभग 2000 सालों तक पूरी दुनिया पर राज किया, उसका उत्थान और पतन आखिर हुआ कैसे? आज हम मिलकर रोम की इसी एपिक कहानी को डिकोड करने वाले हैं। ये वो सभ्यता है जिसने दुनिया को पहली बार रिपब्लिक, सेनेट और वीटो जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए। वही कॉन्सेप्ट्स जो आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स का बेस हैं। तो चलिए मिथकों से शुरू होकर एक दर्दनाक अंत तक जाने वाले इस बेहतरीन सफर में डुबकी लगाते हैं। इस ब्लॉकबस्टर हिस्टोरिकल आर्क को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, इसकी शुरुआत और मिथक। दूसरा, रिपब्लिक और सीजर का दौर। तीसरा, एम्पायर का उदय। और चौथा, इसका ट्रैजिक फिनाले। तो शुरू करते हैं हमारे पहले एक्ट से, जहां रोम की पौराणिक कहानियां और उसकी जमीनी हकीकत आमने सामने आती हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक तरफ तो वो फेमस मिथक है जिसमें रोम्युलस और रीमस नाम के 2 जुड़वा भाइयों को एक भेड़िए ने पाला, और फिर पावर के लिए इन दोनों में ऐसी खूनी जंग हुई कि रोम्युलस ने रोम बसा दिया। काफी ड्रामेटिक है ना? लेकिन जब मॉडर्न आर्कियोलॉजी के सबूत देखते हैं तो रियलिटी बिल्कुल अलग है। असल में करीब 625 बीसी के आसपास टाइबर नदी के किनारे बसा एक छोटा सा साधारण ट्रेडिंग सेंटर था, जो धीरे धीरे इतनी बड़ी ताकत बन गया। लगता है उस वक्त के हिस्टोरियंस ने अपना भौकाल बनाए रखने के लिए ये भेड़िए वाली कहानी घड़ी होगी। अब इस कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। शुरुआत में रोम पर राजाओं का राज था, लेकिन आखिरी राजा टार्क्विन द प्राउड एक बेहद क्रूर तानाशाह निकला। जब उसके परिवार की ज्यादतियां हद से बढ़ गईं, तो जनता का गुस्सा बुरी तरह फूट पड़ा। इस भारी विद्रोह ने 509 बीसी में उस तानाशाह को उखाड़ फेंका। और दोस्तों, यहीं से जन्म हुआ रोमन रिपब्लिक का, एक ऐसा सिस्टम जहां किसी एक राजा की मनमानी नहीं चलेगी। चलते हैं दूसरे एक्ट की तरफ, जहां ये कहानी एक जबरदस्त पॉलिटिकल थ्रिलर और महायुद्धों में तब्दील हो जाती है। यहाँ रोम का डिवाइडेड सेनेट सिस्टम दिखाई देता है। इसे 2 हिस्सों में समझते हैं। एक तरफ थे पेट्रिशियंस। ये काफी अमीर और पावरफुल परिवारों से आते थे, और असली ताकत इन्हीं के पास थी। और दूसरी तरफ थे प्लीबियंस, जो आम मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते थे। इन दोनों ग्रुप्स के बीच पावर को लेकर लगातार टकराव चलता ही रहता था। पेट्रिशियंस अक्सर अपनी पावर का गलत फायदा उठाते थे, जिसकी वजह से रोम की अंदरूनी पॉलिटिक्स हमेशा एक प्रेशर कुकर की तरह उबलती रहती थी। इसी रिपब्लिक के दौर में रोम ने खुद को फैलाना शुरू किया, पर इसकी कीमत चुकाई गई बेहिसाब खून बहाकर। उन्होंने ताकतवर शहर कार्थेज के खिलाफ 3 बेहद खूंखार प्यूनिक वॉर्स लड़े। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सिर्फ तीसरी जंग में ही 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और बाकियों को गुलाम बना लिया गया। पूरे वेस्टर्न मेडिटेरेनियन पर रोम का कब्जा हो गया। पर इस खराबे के बीच एक अच्छी चीज भी हुई। रोम ने ग्रीक कल्चर, उनका आर्किटेक्चर और फिलॉसफी को बहुत डीपली अपनाया और उसे अपने समाज का हिस्सा बना लिया। 10 लाख, जी हाँ, 1 मिलियन, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये आंकड़ा जूलियस सीजर के गॉल यानी आज का फ्रांस और उसके आसपास का इलाका, वहां लड़े गए युद्धों की भयानकता को दर्शाता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इन गैलिक वॉर्स में सीजर की सेना ने लगभग 10 लाख गॉल्स को मार गिराया और दूसरे 10 लाख को गुलाम बना लिया। इन्हीं जीतों ने सीजर को रोम में एक रॉक स्टार जैसी पॉपुलैरिटी और बेहिसाब ताकत दिला दी। पर जैसे कि होता है, सीजर की ये बढ़ती हुई ताकत वहां की सेनेट को बिल्कुल रास नहीं आई। जब सेनेट ने उससे सेना की कमान छीनकर वापस लौटने को कहा, तो सीजर ने एक ऐसी चाल चली जिसने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने सेनेट का ऑर्डर मानने से साफ इनकार किया और अपनी फौज लेकर रूबिकॉन नदी पार कर ली। बस इस एक कदम ने रोम को एक भयानक सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की आग में झोंक दिया। सीजर ने अपने ही पुराने साथी पॉम्पी को हराकर पूरे रोम पर कंट्रोल कर लिया और खुद को जिंदगी भर के लिए डिक्टेटर घोषित कर दिया। अब आता है रिपब्लिक का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, 14 मार्च 44 बीसी, जिसे रोम की आम जनता अपना मसीहा मान रही थी। सेनेट उसको लोकतंत्र के लिए खतरा समझने लगी थी। एक मीटिंग के दौरान सीजर को चारों तरफ से घेर लिया गया और उस पर चाकुओं से 23 बार वार किया गया। पर सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब मरते हुए सीजर की नजर अपने सबसे करीबी दोस्त ब्रूटस पर पड़ी और उसके मुंह से निकला, एथ तू ब्रूटे, यानी तुम भी ब्रूटस। इस एक धोखे ने रोमन रिपब्लिक की नींव को हिलाकर रख दिया। इसी के साथ शुरू होता है हमारा तीसरा एक्ट, जहां रोम अपनी ऊंचाइयों को छूता है और फिर शुरू होता है पागल राजाओं का हॉलीवुड जैसा ड्रामा।
सीजर के बाद जो लंबा गृह युद्ध चला वो तब खत्म हुआ जब सीजर के गोद लिए बेटे ऑक्टेवियन ने मार्क एंटनी और इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा को हराया। ऑक्टेवियन ने खुद को ऑगस्टस का नाम दिया और बन गया रोम का पहला एम्परर। उसने 41 सालों तक राज किया और उस दौर को पैक्स रोमाना या रोमन शांति कहा जाता है। इतने युद्धों के बाद रोम को आखिरकार शांति, नए कानून और बेहतरीन आर्किटेक्चरल ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ हिस्ट्री का एक बड़ा मिथक तोड़ते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसुरी या फिडल बजा रहा था। सच्चाई क्या है? फिडल का आविष्कार तो नीरो की मौत के 1000 साल बाद हुआ था। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये उसके दुश्मनों का चलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा था। हाँ, ये सच है कि नीरो एक बेहद क्रूर शासक था जिसने अपनी ही माँ को मरवा दिया और खजाना खाली कर दिया था। पर यह फिडल वाली बात बिल्कुल मनगढ़ंत है। नेरो के सुसाइड के बाद जो पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ उसे हिस्ट्री में ईयर ऑफ द 4 एम्परर्स कहते हैं। 69 एडी के इन 12 महीनों में देखिए गद्दी कितनी खतरनाक हो चुकी थी। जनवरी में गैल्बा को उसके ही गार्ड्स ने मार डाला। अप्रैल में एक भयानक युद्ध के बाद ऑथो ने सुसाइड कर लिया। दिसंबर में पब्लिक ने विटिलियस को सरेआम मार दिया। आखिरकार साल के अंत में वेस्पेशियन ने आकर किसी तरह ऑर्डर वापस कायम किया। क्या गजब कियोस था। उस भयानक केओस के बाद आता है द एरा ऑफ वुड एम्परर्स। इसे असली गोल्डन एज कह सकते हैं। ट्रेजन जैसे एम्परर ने रोम की आबादी को 10 लाख तक पहुंचा दिया और साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया। एक लंबा चौड़ा रोड नेटवर्क बिछाया गया। फिर एम्परर हेड्रियन ने बॉर्डर्स को मजबूत किया और शानदार पैंथियन बनवाया जो आज भी खड़ा है। और उसके बाद मार्कस ऑरेलियस ने अपनी स्टोइक फिलॉसफी के जरिए एक बेहद समझदार और ठहराव भरा नेतृत्व दिया। आइए अब चलते हैं आखिरी एक्ट पर, द ट्रेजिक फिनाले, एक सुपर पावर का दर्दनाक पतन। ये नंबर 22 सुनने में छोटा लगता है ना, पर तीसरी सदी में रोम के हालात कितने खराब थे ये उसका सबूत है। ये वो वक्त था जब एम्परर्स का मर जाना या मरवा दिया जाना एक आम बात थी। सिचुएशन इतनी बुरी थी कि एम्परर गॉर्डियन सेकेंड सिर्फ और सिर्फ 22 दिनों तक ही गद्दी पर टिक पाए। ये हिस्ट्री में सबसे छोटे शासनकाल का रिकॉर्ड है और उस दौर की इंस्टेबिलिटी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाता है। अब सवाल है कि इतना बड़ा एम्पायर गिरा कैसे? ये एक चेन रिएक्शन था। शुरुआत हुई जब एम्परर डायोक्लिशियन ने एम्पायर को हमेशा के लिए ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया। ईस्टर्न हिस्सा, जिसे बाद में बिज़ेंटीन एम्पायर कहा गया, उसने खूब पैसा जमा किया और खुद को सेफ कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ लैटिन बोलने वाला वेस्टर्न एम्पायर बुरी तरह से आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब गया। गरीबी और अंदरूनी लड़ाइयों से खोखला हो चुका ये वेस्टर्न हिस्सा गॉथ्स और वैंडल्स जैसी जर्मेनिक ट्राइब्स के हमलों का आसानी से शिकार हो गया। और इस पूरे एपिक सफर का एंड काफी पोएटिक लगता है। जरा गौर कीजिएगा, रोम का पहला मिथोलॉजिकल राजा जिसने शहर बसाया उसका नाम रोम्युलस था, और 476 एडी में जिस आखिरी रोमन एम्परर को गद्दी से उखाड़कर निकाला गया उसका नाम भी रोम्युलस ही था। एक रोम्युलस से शुरू होकर दूसरे रोम्युलस पर खत्म होने वाला ये 2000 साल का सफर वेस्टर्न रोमन एम्पायर का एक बेहद ट्रैजिक फिनाले था। रोम की ये कहानी आज के मॉडर्न सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर वो सुपर पावर जिसने हमें रिपब्लिक, सेनेट और कानून का ब्लूप्रिंट दिया, क्या वो अपने ही सिस्टम, करप्शन और अंदरूनी लड़ाइयों के बोझ तले दबकर खत्म हो सकती है? तो क्या आज की मॉडर्न सिविलाइजेशंस भी हिस्ट्री के इसी 2000 साल वाले चक्कर को दोहराने के लिए मजबूर हैं? क्या हमने पास्ट से कुछ सीखा है या हम भी उसी ही रास्ते पर चल रहे हैं? इस काफी गहरे सवाल के साथ हम आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। आशा है ये सफर शानदार रहा होगा। अगली बार मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।